तो शुरू करते हैं क्लास 10th सोशल साइंस के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको मजा आ जाएगा बच्चों। मैं इसको एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ में पढ़ाऊंगा, जिससे सारी चीजें आपकी खोपड़ी में बहुत आसानी से घुस जाएगी और आपको सोशल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। मेरे को पता है अभी आपको चैप्टर को पढ़ के, इन सोशल साइंस को पढ़ के लगता होगा कि यार ये क्या रट्टा मार, यार कितनी बोरिंग लगती है, कितनी बोरिंग। अरे बोरिंग नहीं है, पढ़ाने वाला बोरिंग होता है, इसलिए सोशल साइंस बोरिंग लगती है। अब देखो आप कितना मजेदार समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे रिसोर्स को। जैसे हमारे पास पानी है ना, ये फॉरेस्ट है, ये विंड है, सॉइल है और यहाँ तक कि ये सारे एनिमल्स हैं। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे जरूरत की चीजें होती है ना। तो वो सारी चीजें दुनिया की, वो सारी चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, किसको, हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो सारी की सारी चीजें रिसोर्स कहलाती है, साधन कहलाती है बच्चों। अब यहां पर एक छोटी सी कंडीशन है कि हम रिसोर्स उसी को बोलते हैं जो कि हमारे लिए टेक्निकली एक्सेसिबल हो। मतलब कि हमारे पास ये रिसोर्सेस तो हो, पर ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास इन रिसोर्सों को एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी ही ना हो। अब सोचो ना, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी ही नहीं तो आप इन रिसोर्स को एक्सेस कर पाओगे क्या? अगर इन रिसोर्स को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो भाई साहब ये रिसोर्स किस काम के, हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम रिसोर्स उन्हीं को बोलते हैं जिनको हम किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम एक्सेस कर पाए। ठीक है, उसको ही हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि रिसोर्स, आप जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हो वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो सस्ता होना चाहिए बेटा। अगर वो सस्ता होगा ना तो वो सभी लोग उसको ठीक तरीके से यूज कर पाएंगे। और उनको मतलब अगर आप सोचो ना, अगर चीजें अगर महंगी होगी या ऐसी चीज हो गई जिसको भैया हमको निकालने में ही हमारे को बहुत भयंकर पैसा लग रहा हो, खूब खर्चा लग रहा हो, खूब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लग रही हो, तो वो बहुत महंगी हो जाएगी। अब क्या महंगी महंगी चीजें हर आदमी यूज कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स की दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो है इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि जो भी चीज जिसको आप रिसोर्स मान रहे हो उसको पूरी दुनिया स्वीकार ले कि हाँ भैया ये सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि आपके मन में आ जाए कि मैं तो एक बॉम्ब बनाऊंगा, ठीक है सर, ये भी एक रिसोर्स है, एक बॉम्ब बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ चीजें। अब भाई साहब बताओ यार, बॉम्ब क्या दुनिया एक्सेप्ट करेगी क्या? बॉम्ब को आप तो फोड़ फाड़ दोगे, सब दूर है ना, पूरा सबको नुकसान पहुंचाओगे। तो ऐसी चीज जो है वो भैया रिसोर्स नहीं कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर ये एक मेड एंगल दे रखा है, एक डोरिटोस ट्रायंगल दे रखा है आप लोगों को, और वो ये बताता है कि देखो ये हमारे पास, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इसके बीचों बीच में कौन है? ह्यूमन बीइंग्स, मानव है, हम लोग हैं। ठीक है, और ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ है फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण है। कौन है? हमारा नेचर। कौन है बेटा? हमारा नेचर है ना। फिर आप देखो इस वाली जगह पर है टेक्नोलॉजी। कौन है? टेक्नोलॉजी है। और इधर जो है बच्चों ये है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। ठीक है, वो सारी चीजें जो है इस ट्रायंगल के इन तीनों कोनों पे आती है, ये तीन चीजें। ठीक है, अब ये तीनों चीजें, ये ट्रायंगल हमको ये चीज बता रहा है कि भैया ये तीनों ही चीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे है? ये तीनों की तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जोरदार टेक्नोलॉजी होगी तो उस टेक्नोलॉजी से हम नेचर की चीजों को, नेचर के रिसोर्सों को एक्सेस कर लेंगे और उन ही रिसोर्सों की मदद से जो है हम उन रिसोर्सों की मदद से खूब बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे, खूब सारा व्यापार कर सकते हैं और बाजार में इस सब चीजों की वजह से खूब सारा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है और लोगों की तरक्की हो पाती है बेटा। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या चीज बताना चाह रहा था आपको? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखोगे आप तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को समझते हैं, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स होता है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास बेस्ड ऑन ओरिजिन, उपपत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा नंबर होता है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता मतलब खत्म होने के आधार पर। और फिर आता है बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन है उस रिसोर्स का, उस बेस पे आता है। और चौथा नंबर होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के विकास के स्तर के आधार पर।
ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो बेस्ड ऑन ओरिजिन है इसके हिसाब से रिसोर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है जैव मतलब बायोटिक, एक होता है एबायोटिक मतलब कि अजैव। समझ में आई बात। दूसरी बार फिर जो हमारे पास बेस्ड ऑन एक्सॉस्टिबिलिटी है इसके हिसाब से भी रिसोर्स दो टाइप के, एक रिन्यूएबल मतलब कि नवीकरणीय योग्य, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल मतलब कि अनवीकरणीय योग्य। फिर आप देखोगे तो बेस्ड ऑन ओनरशिप के हिसाब से चार टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है कम्युनिटी, तीसरा होता है नेशनल और चौथा होता है इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो इसके हिसाब से तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पोटेंशियल जिसको संभावी बोलते हैं, एक होता है हमारे पास डेवलपमेंट स्टॉक जिसको विकसित भंडार बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास रिजर्व जिसको संचित कोष बोलते हैं बेटा। तो ये पूरी की पूरी चीजें, ये पूरा का पूरा चार्ट अब हमको आगे पढ़ना है। इन्हीं के बारे में एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझना है बेटा इस चैप्टर में। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है बायोटिक रिसोर्स जिसको जैव संसाधन कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि इसके अंदर वो सारे रिसोर्स आ जाते हैं जिसमें जान होती है, जो जीवित होती है, जिसमें लाइफ होती है, जीवन जिसमें होता है, वो सब बायोटिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, ये हमारे पास एक पौधा है, पेड़ पौधे जो है उनमें जीवन होता है, तो ये बायोटिक रिसोर्सेस है। हम इंसान खुद, हम भी जो है बायोटिक रिसोर्स है बेटा। या जैसे ये मछली को देखो आप, ये जानवर जो होते हैं, मछली जो होती है, ये भी बायोटिक रिसोर्स है। और जो जिराफ है, जो जानवर होते हैं ना, वो सारे के सारे बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें जान होती है, जिसमें लाइफ होती है, वो बायोटिक रिसोर्स है। दूसरा नंबर आता है एबायोटिक रिसोर्स, अजैव संसाधन। कहने का मतलब जिसमें जान नहीं हो, जो कि निर्जीव हो, वो सारे के सारे एबायोटिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, जैसे ये चट्टान जो है, क्या चट्टान में जान होती है? बताओ यार, चट्टान में जान होती है क्या? नहीं होती है, तो ये अबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। ऐसे आप देखोगे तो ये जो हमारे पास सोने का बिस्किट दिख रहा है, ये मतलब मेटल धातुएं, ये भी अबायोटिक रिसोर्स है। उसके बाद देखो आप, जैसे पानी जो है वो भी अबायोटिक रिसोर्स है। और इधर से देखो मिट्टी भी जो है वो अबायोटिक रिसोर्स कहलाती है। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। कहने का मतलब यह है कि ऐसे रिसोर्सेज जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ये लगातार बनते ही रहते हैं, उन सब रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, विंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी भैया, है ना, पवन ऊर्जा। क्या ये कभी खत्म होने वाली है क्या? नहीं, पवन चलती रहेगी, विंड चलती रहेगी, हवा चलती रहेगी, ये एनर्जी बनती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो हमारी सोलर एनर्जी जो सूरज से हमको मिलती है। अब बताओ, क्या सूरज की एनर्जी कभी खत्म होने वाली है क्या? नहीं, तो ये जो सोलर एनर्जी है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है बेटा, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। एक और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे हाइड्रो एनर्जी। अब पानी जो है धरती पे, इस पानी से भी बिजली बनती है कि नहीं बनती है? तो इसको बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। पानी भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरे टाइप का, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, है ना। अब नॉन रिन्यूएबल को हिंदी में बोलते हैं अनवीकरणीय। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे रिसोर्सेस जो कि समय के साथ धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, है ना, वो सारी एनर्जी, उनसे मिलने वाली एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, वो सारे के सारे रिसोर्सेस कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखो हमारे पास में कोयला है। क्या है? कोयला। अब कोयला जो है जमीन से हम निकालते जा रहे हैं, उसको यूज करते जा रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन कोयला खत्म हो ही जाएगा। ऐसे ही देखो पेट्रोलियम, है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब समय के साथ कम होते जा रहे हैं और एक दिन खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सीएनजी हो गया। तो ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं बच्चों। फिर स्वामित्व के हिसाब से हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ये वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक आदमी के हो, इंडिविजुअल हो, मतलब जिसको अपन खुद ऑन करते हो, है ना। एग्जांपल के लिए जैसे कि अपना खुद का घर, तो ये जो है ये हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज है ना। जैसे मैं बताऊं, आपका घर है तो आपके पास कार भी होगी, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। ऐसे ही आपके पास कोई ना कोई प्लॉट भी होगा, आपकी कोई जमीन भी होगी, वो सारे के सारे जो है इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाते हैं, है ना।
लेकिन इसके विपरीत दूसरा आता है, वो होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन। अब कम्युनिटी का मतलब यह है जो किसी एक जने के नहीं है, पूरे भैया पूरी कम्युनिटी के हैं। किसके हैं? पूरी की पूरी कम्युनिटी, मतलब पूरे समाज के हैं, वो कहलाते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे भैया हमारे यहाँ पर जो है गांव में है ना तालाब होते हैं, नदी हो गई, तो वो एक तरीके से कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, सबकी होते हैं तालाब वगैरह, है ना। जैसे कोई गार्डन हो गया, कोई पार्क हो गया, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। ठीक है, जैसे भैया ऐसे समझ लो कि कोई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गया वो। ठीक है, या ऐसे समझ लो कोई शमशान घाट है, ठीक है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। कब्रिस्तान जो है वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। तो ये जो सबके होते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं, किसी एक जने के ये नहीं होते हैं। अब आता है नेशनल रिसोर्सेस, राष्ट्रीय संसाधन। तो अब देखो, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, है ना, तो भारत के अंदर आने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेस कहलाएंगे, भारत के रिसोर्स कहलाएंगे। अब चाहे वो आपकी खुद की निजी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका घर हो, लेकिन उसके ऊपर भी अधिकार सरकार का है। बात समझे आप? क्या बोला? चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी कोई प्लॉट हो, चाहे आपकी कोई गाड़ी हो, वो है आपकी, लेकिन गवर्नमेंट के पास में पूरी अथॉरिटी है कि वो इन सब चीजों को यूज कर सकती है, आपसे ले सकती है वापस। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट जो है इसके बदले आपको कुछ ना कुछ पैसा देती जरूर है। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा देखो, जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे जो समुद्र है, जो पानी हो गई, जो हमारे इसमें आ रहा है ना, जैसे नदियां हो गई, ठीक है, तो ये भी जो है नेशनल रिसोर्सेस कहलाते हैं। और देखो आप, जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट जो है हमारे जंगल जो है वो भी नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, आया समझ में यहां तक? ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे कोई हमारे मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स जो होते हैं ना, जितने भी मिनरल जमीन से निकल रहे हैं ना, सोना चांदी सारे, अभ्रक हो गया, ये जितने भी मिनरल्स जो निकल रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है वो। ठीक है, ऐसा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो जमीन की बात हो गई, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारे आसपास जो समुद्र है ना, अपने इंडिया में समुद्र है ना अपने आसपास, तो जो समुद्र है उस समुद्र का 12 नॉटिकल माइल्स, कितना बोला मैंने? 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये इंडिया है। ठीक है, अब इससे 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया, कितने का? 12 नॉटिकल माइल्स। अब 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर का एरिया, इतने तक का एरिया समुद्र के अंदर का भी, है ना। ऐसे समझो कि ये 12 नॉटिकल माइल्स है, इतना एरिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसा। तो इसके अंदर चाहे वो है समुद्र में, लेकिन ये 22 किलोमीटर तक का जो एरिया है, इसमें जितने भी रिसोर्सेस आते हैं, जितनी भी चीजें आती है, वो सब भी भाई साहब हमारे भारत की है, मतलब कि वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में? इसके बाद में आता है फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेस, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब इंटरनेशनल रिसोर्स किसको कहते हैं? जैसे समझो ऐसे रिसोर्सेस जिनके ऊपर किसी पर्टिकुलर, किसी एक देश का राज नहीं चलता। समझ में आई बात? मतलब वो रिसोर्सेस किसी एक देश के नहीं है, वो सभी कंट्रीज के हैं, सारी कंट्रीज के होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब सब कंट्री मिलजुल कर उन रिसोर्सेस का उपयोग करती है, उनको यूज करती है। ठीक है, ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, अब जैसे वो कौन होते हैं तो मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, है ना, कौन सी जगह पे होती है। जैसे इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के आसपास समुद्र है ना, तो अब समुद्र में इससे यहां से लेके 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, कितना बोला मैंने? 200 नॉटिकल माइल्स। मान लो ये कुछ हिस्सा है जो यहां से लेके यहां तक का, कितना बोला? 200 नॉटिकल माइल्स, है ना, एनएम लिख देता हूं शॉर्टकट में, 200 नॉटिकल माइल्स। इसके बाहर का जितना भी एरिया आता है, अब इसके बाहर का जितना भी है, जितने भी हिस्सा चल रहा है ये सारा, इसके बाहर 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जितनी भी जगह दिख रही है ना, ये सारा का सारा, इसके अंदर जितना
जितना भी रिसोर्सेज आएगा, जितने भी रिसोर्सेज आएगा, वो सारी की सारी रिसोर्सेज जो है, वो सारी की सारी संपत्ति जो है, वो भाई साहब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाती है। मतलब वो किसी एक देश की नहीं है, वो पूरे सारे देश मिलजुल के उसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी को यूज करना है, यहां से कोई रिसोर्स निकालना है, तो आपको पूरे कंट्री, जितनी भी कंट्री है ना, उन सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जब जाकर ही आप इन रिसोर्सेज को यूज कर पाओगे। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संभावित संसाधन। ठीक है, तो ये वो होते हैं जहां पर ऐसी कुछ जगहें, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है, या गुजरात हो गया, यहां पर कुछ ऐसी जगहें होती है जहां पर भाई साहब हम लोग जो है खूब सारी सोलर एनर्जी है ना, मतलब भयंकर तरीके से सूरज की रोशनी पर्याप्त है, हवाएं भी खूब अच्छे से चल रही है, ये सारी चीजें होती है। मतलब हम इनसे एनर्जी बना तो सकते हैं, पर हम बना नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वहां पर क्या है कि ये जैसे मेरे को अगर मेरे को एनर्जी चाहिए मान लो, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी जो है सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, है ना, उन जगहों पे। कहां पे? राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, और ऐसे ही अगर मेरे को जो है वहां पे पवन ऊर्जा बनानी है, विंड ऊर्जा चाहिए मेरे को, तो मेरे को बहुत सारी पवन चक्कियां, विंड मिल्स लगानी पड़ेगी ना। तो लेकिन इनको लगाने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत पैसा लगता है। इस वजह से जो है गवर्नमेंट हो गई या कोई भी इंसान इसको नॉर्मल तरीके से बड़े पैमाने पे लगा ही नहीं पाता है। तो ऐसे रिसोर्सेस को, अब रिसोर्स तो है वहां पे, पर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से, तो वो सारे रिसोर्स कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरे नंबर पे आता है डेवलप्ड रिसोर्स। कौन से रिसोर्स? डेवलप्ड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनकी क्वालिटी हमको पहले से पता है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए हम बताऊं, जैसे कोयला है ना, कोल माइंस हो गए, ठीक है, या जो है पेट्रोलियम हो गए, ठीक है, या तेल के कुएं हो गए। तो ये रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जिनको हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिर स्टॉक रिसोर्सेज, भंडारित संसाधन। ठीक है, अब स्टॉक रिसोर्स किसको कहते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे देखो, ये पानी है, क्या है? ये पानी है। अब इस पानी का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। हम चाहे तो हम H2O में से हम कैसे करके H2 को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें। ठीक है, अगर हम H2O में से H2 को अलग कर पाए तो H2 जो है अपने आप में एक फ्यूल बन जाता है। ये जो हाइड्रोजन है, ये अपने आप में एक फ्यूल होता है, रॉकेट का ईंधन कहलाता है, रॉकेट में काम में आता है, रॉकेट इसकी मदद से उड़ता है। और ऑक्सीजन तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग जानते ही हैं, है ना, ऐसा। तो देखो, हमारे पास इस H2O में से अगर हम H2 अलग कर दे और ऑक्सीजन अलग कर दे तो जोरदार काम हो जाए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है जो कि इस H2O में से इस H2 और ऑक्सीजन को अलग कर पाए। हालांकि हम साइंस में, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, एनिमेशन से समझाया था कि H2O में से H2 कैसे अलग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, लेकिन वो बड़े पैमाने पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत खर्चा आने की वजह से वो चीज अभी हो नहीं पा रही है ठीक तरीके से। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। कहने का मतलब भंडारण तो है पर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। खूब सारा भंडारा है भाई साहब, अपने पास स्टॉक है ना, फ्यूल का, रिसोर्स का स्टॉक तो है, पर अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। अब रिजर्व रिसोर्सेज कौन होता है? जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे पास में डैम वाटर कौन है? ये जो डैम वाटर है, इसमें बहुत सारा पानी है ना, तो रिजर्व कर रखा है हमने उस सारे पानी को। ठीक है, लेकिन अभी हम उस रिसोर्स को जो है उसको भी यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने स्टॉक कर रखा है, रिजर्व कर लिया उस चीज का। ठीक है, तो क्या बोला? द यूज ऑफ सच रिसोर्सेज हैज नॉट बीन फुल्ली स्टार्टेड एंड दे आर यूज्ड ओनली अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। कहने का मतलब एक लिमिट तक ही हम इसको यूज कर पा रहे हैं। बताओ ना, कितनी जगह पर डैम है, डैम तो बहुत सारी जगह है, पर बिजली कितनी जगह बन रही है? तो लिमिट कोई जगह पर ही तो बिजली बन रही है, कुछ सारे के सारे डैम पे तो बिजली बन नहीं रही है। ठीक है, लेकिन हमने पानी को तो रिजर्व कर रखा है ना, इसलिए ये कहलाते हैं रिजर्व रिसोर्सेस। हमको पता है कि रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जरूरत की चीजें। तो जब तक हम इसको जरूरत के लिए यूज कर रहे थे ना, तब तक तो बहुत बढ़िया था। पर कुछ लोगों ने क्या करा, इसका अंधाधुन यूज करना स्टार्ट करा, जरूरत से ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से उन्होंने ढेर सारे पेड़ काट दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने जरूरत से ज्यादा करी। उस
उसकी वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं, खूब सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई समाज के अंदर। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो देखो सबसे पहले जो है हुआ क्या कि कुछ लालची लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इन रिसोर्सों का जरूरत से ज्यादा यूज किया ना, उसकी वजह से जो है ये रिसोर्सों की कमी हो गई, मतलब कि रिसोर्स ही कम पड़ने लग गए। सोचो अब आप, है ना। तो एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी दिक्कत क्या हुई कि इन रिसोर्सों की वजह से जो है समाज दो कैटेगरी में बढ़ गया, मतलब कि जिनके पास में बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं वो बहुत अमीर हो गए, जिनके पास में रिसोर्सों की कमी है वो गरीब हो गए। तो यहां पर दो कैटेगरी बन गई, है ना। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, इकोलॉजिकल क्राइसिस आने लग गए। इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब कि जैसे देखो ग्लोबल वार्मिंग होने लग गया, है ना, यहां पर जो है लैंड डिग्रेडेशन होने लग गया, ठीक है, भूकंप होने लग गए, इस तरीके के बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट होने लग गई बच्चों। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन रिसोर्सों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर ये बताया गया कि भैया आप इन सारे रिसोर्सेस, चाहे वो कोल है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे तेल के कुएं हो, चाहे फॉरेस्ट हो, आप इन सभी रिसोर्सेस को यूज करो, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब कि बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, इनको, इन सभी चीजों को विवेकपूर्ण तरीके से यूज करो, जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी ये सारे रिसोर्सेस बने रहे। ऐसा ना हो कि आप ही लोग जो है इन सारे रिसोर्स को खत्म कर दो। इसके लिए ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डे जेनेरियो। वहां पर बहुत सारे देश के लोगों ने आपस में मिलकर एक मीटिंग रखी, एक समिट रखा, जिसका नाम उन्होंने दिया एजेंडा 21। ठीक है, इस समिट का मेन उद्देश्य जो है वो 3 बातों के लिए रखा गया था। एक था कि भैया इस समिट में इस बात पे चर्चा हुई कि जो फॉरेस्ट है या जो हमारा एनवायरमेंट है सभी कंट्रियों का, है ना, वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। एनवायरमेंट को हमको सुधार लाना है हमारे को, है ना, पहली बात तो ये। दूसरी इस बात पे कि भैया गरीबी को मिटाई जाए, है ना, कैसे भी करके गरीबी हटाई जाए। और तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि जो बीमारियां फैल रही है उस बीमारियों पे कंट्रोल लाया जाए, कैसे भी करके उस बीमारियों का इलाज ढूंढा जाए। मतलब कि इन तीनों बातों का सिर्फ ब्लूप्रिंट, सिर्फ बातें हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था इस एजेंडा 21 में। आया समझ में? अब समझते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग से समझ में आ रहा है कि रिसोर्स की प्लानिंग करना, पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रिसोर्स की प्लानिंग करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया, है ना। अब देखो ये यहाँ पर है हमारे पास में क्या, झारखंड, है ना, और ये है छत्तीसगढ़। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर मिनरल्स और कोल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी की जगह नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये है हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान के अंदर जो है यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में है, आराम से मिल जाती है, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब एक बात बताओ, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इस देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, लेकिन वो किसी सीमित क्षेत्र में ही रह रही है ना। इसको अगर हम प्लान कर लें, प्लान करने का मतलब यह है कि इन मिनरल्स और कोल को कैसे भी करके हम पूरे देश के कोने तक पहुंचाएं, है ना, यहाँ की जो एनर्जी है इसको हम पूरे देश में पहुंचाएं, हर एक जगह पे पहुंचाएं, है ना, यहाँ का पानी जो है अगर हम पूरे देश में पहुंचाएं तो पूरे ही देश की तरक्की होगी, पूरा देश डेवलप्ड हो जाएगा हमारा, और हमारा भारत महान हो जाएगा, है ना। तो बात समझ में आई। प्लानिंग की क्यों जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि इन सब ये जो चीजें अलग अलग अनइवन तरीके से बटी हुई है, अनइवन तरीके से जो फैली हुई है उसको सब दूर फैलाना, इसीलिए भैया प्लानिंग की जरूरत पड़ी है। आई समझ में बात?
रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो है बच्चों 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले आता है सर्वे। सर्वे का मतलब ये है कि हम पहले रिसोर्स का सर्वे करते हैं, है ना। हम पता लगाते हैं कि कहां कहां पर रिसोर्स मौजूद है और हमको कौन से रिसोर्सेस की असलियत में जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वे करना। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये है कि जब आप सर्वे कर रहे हो उसके बाद आपने उस जगहों के प्रॉपर फोटो वोटो खींच लेना, उसकी पूरी डेटा शीट तैयार कर लेना, ये सब कहलाता है मैपिंग। ठीक है, उसके बाद आता है चेकिंग। चेकिंग का मतलब ये है कि आप ये चेक करते हो कि जो रिसोर्स है वो उस क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसको हम बोलते हैं चेकिंग। और इन सब के बाद में जब ये सारी चीज हमको पता लग जाती है तो हम उन रिसोर्सों की एक लिस्ट बना लेते हैं, प्रॉपर एक लिस्ट बना के फिर उसके ऊपर काम करते हैं। फिर आता है सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप के अंदर हम ये देखते हैं कि देखो जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने पूरी प्लानिंग करी है ना, सारे सर्वे वगैरह करे हैं, सब चीज की हमारे पास जानकारी तो आ गई है उन रिसोर्सेज की। अब उन रिसोर्सेज को बाहर भी तो निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना, इन सब चीजों की हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो किस किस की प्लानिंग करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास कितने होशियार लोग हैं काम करने वाले, कितने स्किल्ड पीपल है, हम उनकी तैयारी करते हैं, है ना। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे कितने इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जो कि इन सब कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर ये आता है कि आपने ये जो दोनों प्लान बनाए हैं, ये इससे पूरे देश की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, पूरे देश का नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को हम इस थर्ड स्टेप में देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं लैंड रिसोर्सेस को। लैंड रिसोर्स का मतलब होता है जमीन, है ना। तो देखो जमीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी जमीन के ऊपर जो है हमने अपना घर बनाया है, ठीक है, ऐसा, या इसी जमीन के ऊपर जो है हम खेती करते हैं और फसल उगाते हैं, है ना। और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर, वो भी इसी जमीन इसी लैंड के ऊपर रहते हैं। और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो ट्रेन हो गया, चाहे वो बस है, वो सभी चीज इस लैंड के ऊपर ही होता है। तो भैया लैंड रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसको हमको सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, फालतू इसका अंडशण तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे देश के अंदर जो लैंड रिसोर्सेस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बताता हूं मैं आपको। तो देखो हमारे देश में 43% जो है वो तो प्लेन एरिया है। कैसा है? प्लेन एरिया है ना, समतल जमीन है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद में 30% जो है वो माउंटेन है, पर्वत है, पहाड़ है ना। और यहां पर जो है 27% प्लेटू है। प्लेटू मतलब पठारी जमीन है। तो इस तरीके से हमारे देश का जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों आई बात समझ में? अब समझते हैं हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन को, मतलब कि जमीन का हम किन किन जगह पर उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है फॉरेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा जहां वन लगे हुए हो उस जगह पर जमीन उपयोग में आ जाती है। दूसरा नंबर आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर खेती नहीं की जा सकती। अब उसमें भी 2 तरीके की चीजें आती है। सबसे पहला आता है बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब बंजर जमीन। बंजर जमीन पे खेती होती क्या, बताओ आप? नहीं होती ना। तो पहली जमीन कौन सी हो गई? बंजर जमीन। और दूसरा आता है वो जगह जहां पर हम रोड हो गए, बिल्डिंग हो गए, हॉस्पिटल, ऐसी सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उस जगह पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम समझते हैं वो है ग्रेजिंग लैंड को, मतलब कि गोचर भूमि, वो जमीन जहां पर गाय भैंसे चरने के लिए जाती है, उसको हम कृषि के लिए, उसको खेती के लिए उपयोग में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी जमीन आती है भैया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, मतलब कि वो जमीन जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उस जगह को हम लोग जो है खेती के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, है ना, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब कि ऐसी जमीन जहां पर 5 वर्षों से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक वहां पर खेती नहीं की गई हो, तो उस जगह को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं।
फिर आता है फेलोलैंड्स, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि उसको बोलते हैं जहां पर पिछले 1 साल से, है ना, 1 साल या 1 साल से कम में कभी भी खेती नहीं की गई हो, ठीक है, ऐसा। फिर दूसरे नंबर पे आता है इसके अंदर अदर देन करंट फेलोलैंड, मतलब कि जहां पर 1 से लेके 5 साल के बीच में कोई खेती नहीं की गई हो, ठीक। फिर आता है नेट सोन एरिया, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर साल भर में एक बार तो फसल जरूर उगाई जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया। अब समझते हैं हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया को, मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर साल भर में कम से कम एक बार तो फसल उगाई जाए, और साथ में ऐसा एरिया जहां पर साल भर में 1 से ज्यादा बार फसल उगाई जाए, मतलब ये वाला एरिया और इन दोनों एरिया को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं ग्रोस्ड क्रॉप एरिया। आया समझ में? अब समझते हैं हम लोग लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो चलो आपको डायरेक्ट मैं आपकी किताब में एनसीईआरटी में जो चार्ट बना हुआ है वही दिखा देता हूं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए है और ये वाला चार्ट आपके लिए है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अब ध्यान से देखो, इसमें 2 चार्ट बने हुए हैं, है ना, यहाँ पर। अब देखना, ये वाला जो है ये है 1960 और 1961 के आंकड़े हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और ये जो है 2014 और 2015 के लिए आंकड़े दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखना, है ना। इसमें ये बता रहा है ब्लू वाला हिस्सा जो है 1960 में 18.11% है। अब ब्लू वाला हिस्सा कौन है? फॉरेस्ट, मतलब कि 1960 में हमारी धरती पर जितना भी एरिया है उसका 18.11% जो है वो तो फॉरेस्ट था, है ना। लेकिन 2014 और 15 में फॉरेस्ट कितना हो गया? 23.3% हो गया। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, ये तो है कि नहीं, फॉरेस्ट बढ़ गया ना, अपन चाहते तो यही है। हाँ बढ़ गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से 33.3% होना चाहिए, जो कि अभी उतना हुआ नहीं है ना, अभी 23.3% है। कब तक का आंकड़ा है ये? 2014 और 15 का है, ठीक है। अब नए आएंगे उससे हमको और पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है आप देखो, जैसे ये रेड वाला, ये कितना है? 12.01% है, मतलब कि बंजर जमीन जो है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब इतनी जो है, इतनी बंजर जमीन है जहां पर खेती वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती है, वो कितनी है? 12.01% थी। कब? 1960 में, है ना। लेकिन ये जो है हमारे पास 5.5% ही है ना, इधर 5.5% ही है, ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से, हालांकि ये चार्ट में बता दूं आपको, याद करने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज वगैरह कोई नहीं पूछता है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन यहां से बनता ही नहीं है, सिर्फ एक समझाने के लिए दे रखा है आपको ये चार्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे भारत में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल हमारे पास एरिया है। अब इतने एरिया होने के बावजूद भी हमारे पास जो है, इनमें से कितने जगह का आंकड़ा है? सिर्फ और सिर्फ 93% का ही आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, मतलब कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 93% का ही है। कितने का है? 93% का ही हमारे पास आंकड़े अवेलेबल है, ठीक है। आई बात समझ में? अब ऐसा क्यों हुआ? है तो टोटल 100%, फिर 93% का ही क्यों अवेलेबल है? क्योंकि जो 7% हिस्सा है वो विवादित है। कैसा है? वो लड़ाई झगड़े वाला है, डिस्प्यूट वाला एरिया है वो, ठीक है। मैं बताता हूं कौन कौन सा। जैसे देखो, ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ना। अब इस जम्मू और कश्मीर में जो है ये वाला हिस्सा जो है ये पीओके के अंडर आ जाता है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में आया है, तो वहां लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना। अब ये लड़ाई है इस बात की कि हमारा है या उनका है, इस चीज का। तो इस जगह के हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे इसी जम्मू कश्मीर में ये वाला हिस्सा जो है ये चाइना का ऑक्यूपाइड हिस्सा है, तो यहाँ के भी हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे आप देखो इधर आसाम के अंदर जो है ये वाला एरिया ये चाइना का ऑक्यूपाइड एरिया है, तो इस जगह के भी हमारे पास फिलहाल डेटा अवेलेबल नहीं है। तो टोटल ये रीजन मिलाकर हो जाता है 7
7% हो जाता है। कितना हो जाता है? 7% हो जाता है ना। अब ये 7% हिस्सा हमारे को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है, इसके कोई डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बाकी बचा हुआ 93% का ही हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है बच्चों। आई बात समझ में? अब समझते हैं नेट सोन एरिया इन इंडिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास में ये है पंजाब, है ना, और ये है हमारे पास में हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के 80% जगह पे, है ना, 80% जमीन पर जो है खेती होती है बच्चों। ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं बताऊं आपको, ये मिजोरम है ना, फिर आप देखो ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो ये है हमारे पास मणिपुर, और ये है हमारे पास में अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब इन चारों जगहों की जो जमीन है वहां के केवल 10% हिस्से पर ही खेती होती है। सोचने वाली बात है ना कि पंजाब और हरियाणा पे की तो जमीन की टोटल जमीन, जितनी भी जमीन है उनकी, उसके 80% पे खेती हो रही है, और इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्से पे ही खेती हो रही है। ठीक है, तो हमारी इंडिया में हर एक जगह की अलग अलग जमीन पे जो है अलग अलग परसेंटेज में खेती होती है बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझते हैं हम लोग फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, वन क्षेत्र। तो अब देखो, मैंने आपको ये दोनों चार्ट पहले भी बताए है ना, ये 1960 का है और ये 2014 और 15 का है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है 18.11% जो है इतना हिस्सा फॉरेस्ट का था। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब 2014 और 15 आया तो यहाँ पर जो है 23.3% एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है। मतलब कि यहाँ पे पहले कम था, अब यहाँ पर ज्यादा हो गया है। तो आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि भैया हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के लिए जो है जो एरिया है वो होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया है ना, वो होना चाहिए 33.3%, है ना, या 33% होना चाहिए। मोटा मोटी कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। लेकिन अभी कितना हुआ है? 23.3% ही हुआ है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब सवाल ये उठता है कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना क्यों है, इससे क्या फायदा है? ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं, तो आप खुद जानते हो, है ना। तो फॉरेस्ट एरिया से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इकोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं वो कम होने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा, बाढ़ वगैरह नहीं आती है, मिट्टी वगैरह जो है वो कटती नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फायदे होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ उस फॉरेस्ट एरिया के आसपास में कुछ लोग रहते हैं जिनकी आजीविका, जिनका जीवन जो है उस फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए फॉरेस्ट होना बहुत जरूरी है ताकि वो उनका जीवन बहुत अच्छे से चला पाए बच्चों। आया समझ में? अब हम लोग समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। हिंदी में भी समझ लो, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, मतलब जमीन की जो क्वालिटी है उसमें जो गिरावट आ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन बच्चों। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये लैंड डिग्रेडेशन आखिर होता क्यों है, तो ध्यान से समझना, है ना। सबसे पहले देखो, इसका सबसे पहला कारण है डिफोरेस्टेशन, मतलब कि वनोन्मूलन। मतलब ये हुआ कि भैया जो हम धांधू करके पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर कौन कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये होता है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है ये, है ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है ओवरग्रेजिंग, अतिचारण, मतलब कि जो गाय भैंसे हैं वो जरूरत से ज्यादा जब घास को खा लेती है तो उस जमीन की टॉप मोस्ट लेयर खराब होने लग जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। अब ये कहां पर हो रहा है? ये होता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई। अब अति सिंचाई मतलब ये हुआ कि भैया जरूरत से ज्यादा अगर आप पानी दोगे चीजों को, जमीन में जरूरत से ज्यादा पानी डालोगे तो जमीन खराब होने लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो ये कहां पे होता है? पंजाब और हरियाणा में। आई बात समझ में? तीसरा समझ में आया। चौथा नंबर का आता है माइनिंग, खनन। अगर आप जरूरत से ज्यादा माइनिंग करोगे, माइनिंग मतलब कि जैसे कोयला निकालते कि नहीं निकालते हैं ना, पत्थर निकालते कि नहीं निकालते जमीन से, उसको बोलते हैं माइनिंग। तो जरूरत से ज्यादा माइनिंग करने पर भी जमीन खराब होती है, डिग्रेड होती है बच्चों। ठीक है, ये कहां पर होता है? ये ज्यादातर माइनिंग होती है बिहार वगैरह में, है ना, ऐसा। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण में, मतलब कि जो इंडस्ट्री के थ्रू जो पोल्यूशन फैलाया गया है उससे भी जमीन खराब होती ही होती है। आई बात समझ
में? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल है। उसके तरीके को हम लोग बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर, ठीक है, मतलब भूमि संरक्षण के उपाय। अब कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है एफोरेस्टेशन, मतलब कि पहले हम पेड़ काट रहे थे, अब पेड़ उगाने की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरा आता है फिर हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, मतलब जो पशुओं के लिए जो ग्रेजिंग लैंड होती है जहां पे वो चरते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर कहीं घुस के जो है चारा खा रहे हो, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में तीसरे नंबर पे आता है प्रॉपर इरिगेशन, मतलब अगर हमारे पास पानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी को कैसे भी करके अंधाधुंध तरीके से उसको बहा दे, उसको वेस्ट कर दे और जमीन को खराब कर दे, नहीं, उसका ठीक तरीके से उचित तरीके से उसका यूज करना चाहिए इरिगेशन के लिए, है ना। फिर आता है हमारे पास में कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, मतलब जो माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है ना। फिर उसके बाद में आता है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको हर कहीं जमीन में डाल दिया हो उस सारी गंदगी को, उससे जमीन खराब होगी सही। तो पहले भैया उसको कहीं पे भी डालने से पहले उसका सही तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। आई बात समझ में? अब समझते हैं इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है सॉइल रिसोर्सेज, हिंदी में बोलेंगे मृदा संसाधन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो सॉइल है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है बच्चों, ठीक है, रिपीट होता है, बनता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। भैया इसी की वजह से जो है कोई सा भी पेड़ पौधा, प्लांट, इन सब की ग्रोथ जो है इस सॉइल के ऊपर ही डिपेंड रहती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे द सॉइल इज द लिविंग सिस्टम, सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम होता है ना। फिर देखो आप चौथा पॉइंट आता है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब कि एक थोड़ी सी सेंटीमीटर, एक इतना सा भी सेंटीमीटर जो है जो सॉइल बनती है ना, मतलब इतनी गहराई तक, 1 सेंटीमीटर गहराई तक की सॉइल को भरने में भी बच्चों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। समझे आप बात? लाखों वर्ष लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलीफ पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मृदा जो मिट्टी है उसके बनने के लिए बहुत सारी, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वेजिटेशन हो, है ना, कौन सी तरीके की चट्टान है, टाइम है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है जब जाके एक सॉइल बनती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरियस forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier activity of decomposer etc contribute to form the formation of soil, ठीक है। बहुत सारा टेम्परेचर हो गया, बहुत सारी चीजों पे सॉइल जो है वो सॉइल का बनना डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब केमिकल चेंज हो गया, ऑर्गेनिक चेंज हो गया, ये सारी चीज भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। आई बात समझ में? अब टाइप्स ऑफ सॉइल को समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है रेड एंड येलो सॉइल्स, लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है एलुवियल सॉइल्स जिसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है ब्लैक सॉइल्स, काली मिट्टी, है ना। चौथे नंबर पर आती है फॉरेस्ट सॉइल और पांचवें नंबर पे आती है एरिड सॉइल जिसको मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लेटेराइट सॉइल्स जिसको लेटेराइट मृदा ही कहते हैं हिंदी के अंदर भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मृदा को, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर पोटाश जो है वो अबंडेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश पाया जाता है, ठीक है। और ये जो सॉइल है ये डेवलप्ड होती है हमारी इंडस रिवर में, इंडस रिवर जिसको हिंदी में हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, ठीक है, और गंगा रिवर में, और यहां तक कि ब्रह्मपुत्र रिवर में, इन तीनों नदियों में ये पाई
जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे सैंड हो गया, है ना, जैसे कि सिल्ट हो गया, और ये जो क्ले है ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में पाया जाता है। कौन पाए जाते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले, ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर शुगर केन है ना, शुगर केन, राइस और व्हीट, इसको हम बहुत आसानी से इसकी फसल को उगाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो एलुवियल सॉइल्स है इसके भी दो टाइप होते हैं। दो टाइप का क्या मतलब है, मैं सिंपल सा बताता हूं आपको, है ना। अगर एलुवियल सॉइल्स पुरानी हो जाती है, कैसी पुरानी हो जाती है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पुरानी हो गई, तो इसको बांगर बोलते हैं, और नई एलुवियल सॉइल्स को हम लोग खादर बोलते हैं बच्चों। आया समझ में? अब आप देखो ये हमारे इंडिया का मैप है और इसमें ये बता रहा है कि इसमें कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। तो आप देखो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ये है हमारी पर्वत और वन, मतलब कि फॉरेस्ट वाली। कौन सी मिट्टी है ये? फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है ये है हमारी एलुवियल। कौन सी है ये? एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। फिर ये जो लाल और पीली वाली, कौन सी? ये वाला हिस्सा, ये जितना भी रेड वाला दिख रहा है, ये हमारी जो है रेड और येलो मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है ना। उसके बाद ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये ब्लैक मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है ये ब्लैक मिट्टी वाला रीजन है, जिसमें मध्य प्रदेश वगैरह सारी एरिया आ जाते हैं इसमें, है ना। इसके बाद ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये लेटेराइट वाला है। ये देखो आप, ये इधर का जितना भी दिख रहा है ये सारी की सारी लेटेराइट वाली है ना। और ये वाला जो एरिया है ये देखो आप, इधर ये सारी की सारी जो है शुष्क मिट्टी है बच्चों। कौन सी है ये? शुष्क मिट्टी होती है। दूसरी आती है ब्लैक सॉइल बच्चों। जो ब्लैक सॉइल है वो काली रंग की दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ये जो ब्लैक सॉइल है इसके अंदर टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एंड फॉसिल जो है वो अबंडेंस, प्रचुरता में पाए जाते हैं बच्चों। फॉसिल मतलब जीवाश्म, ठीक है। अच्छा, और ये जो मिट्टी है ये बेसल्ट नाम की एक रॉक है, एक चट्टान है, उसके ब्रेकेज से, उसके टूटने की वजह से ये मिट्टी का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, और ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है, मतलब बहुत अच्छे से, है ना, कॉटन मतलब कपास, इस कपास की खेती इसमें सबसे बढ़िया तरीके से हो सकती है, ठीक है। और ये मिट्टी जो पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में, है ना, सौराष्ट्र में, मालवा रीजन जहां मैं रहता हूं, ठीक है। मैं मालवा रीजन का हूं, हमारे चौमेला का हूं, ठीक है। ऐसा तो मालवा में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एंड छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती है ये मिट्टी। आया समझ में? तीसरे नंबर पे आती है रेड एंड येलो सॉइल। ये रेड और येलो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए ये रेड और कहीं कहीं पर येलो होती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मिट्टी है ये एसिडिक नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है बेटा? एसिडिक नेचर की होती है ना, मतलब अम्लीय प्रकृति, एसिड होता है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब जब एसिडिक नेचर होती है तो थोड़ा फसलों के लिए नुकसानदायक ही होती है, इसीलिए इसमें ढंग से खेती हो पाए इसके लिए इसके अंदर जो है लाइम मिला दिया जाता है, चूना मिला देते हैं, जिससे ये थोड़ी उपजाऊ बन जाए और इसके अंदर फिर फसल जो है वो अच्छे से उग पाए बच्चों, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है? ये ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड द माउंटेन्स ऑफ गारो, खासी एंड जयंतिया के पहाड़ों में पाई जाती है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग लेटेराइट सॉइल के बारे में, है ना। ये जो लेटेराइट सॉइल है उस एरिया में ज्यादा पाई जाती है जहां पर बहुत भयंकर तरीके से हेवी रेनफॉल हो रहा हो, बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती हो, या फिर जहां का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो, वहां पर ये लेटेराइट सॉइल पाई जाती है बच्चों, ठीक है। इस सॉइल के अंदर हम लोग काजू और चाय, इन दोनों की खेती बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब ये सॉइल कहां मिलती है? तो जैसे ये मिलती है हाईली एरियाज, है ना, हिली एरियाज, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, असम हो गया, इसमें ये पाई जाती है। फिर आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को हम लोग मरुस्थलीय मृदा भी बोलते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये भैया रेड एंड ब्राउन कलर की होती है ना। ये सैंडी एंड सेलाइन, मतलब कि रेतीली होती है बच्चों, ठीक है। और ड्यू टू द हेवी क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब कि इसमें इवापोरेशन की रेट बहुत ज्यादा होती
जाती है। ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी गर्मी पड़ेगी तो अच्छी चीजें उड़ जाती है भैया, अच्छी चीज सूख जाती है, तो मिट्टी क्या चीज है ना। मतलब कि हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर इवापोरेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। अच्छा, लो ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत कम होता है यहाँ पर, है ना, नमी नहीं होती इस मिट्टी के अंदर ज्यादा, ठीक है। कैन बी मेड फर्टाइल बाय प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट, मतलब कि इसको आप प्रॉपर तरीके से इसमें सिंचाई वगैरह करोगे तो फिर ये फर्टाइल बन सकती है। अब आता है फॉरेस्ट सॉइल, जिसको माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन में पाई जाती है इसलिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है चेंज इन फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माउंटेनियस एनवायरनमेंट, ये मिट्टी जो है माउंटेन के ऊपर अगर एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो भैया मिट्टी में भी चेंज आने लग जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सॉइल इन रिवर वैलीज आर लोमी एंड सिल्टी, लोमी एंड सिल्टी होती है ये, ठीक है। लोमी एंड सिल्टी का मतलब होता है दोमट और सिल्टदार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखो फ्री ऑफ एसिडिक एंड ह्यूमस, इसके अंदर जो है एसिड वाला नेचर जो है वो कम होता है और ह्यूमस भी कम होता है, ठीक है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एल्यूवियल फेन्स आर फर्टाइल, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक पहाड़ है ना, तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो ज्यादा फर्टाइल होगा और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लेस फर्टाइल होगा, कम फर्टाइल होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया जो बारिश वगैरह होती रहती है ना, तो वहां से जो मिनरल्स है वो बह के नीचे आ जाते हैं, इसकी वजह से नीचे वाली जगह जो है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। आया समझ में? समझते हम लोग सॉइल इरोजन को। तो देखो जो मिट्टी है ना, जो सॉइल, उसके कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सॉइल इरोजन है ना, इसकी वजह से इस मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो खत्म होती जाती है, नष्ट होती जाती है बच्चों, ठीक है। अब जो सॉइल इरोजन होता है वो तीन टाइप का होता है ना। एक होता है गलीज या रवाइंस भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में अवनलिका बोलते हैं ना। दूसरा होता है शीट इरोजन, जिसको चादर अपर्दन बोलते हैं, और तीसरा होता है विंड इरोजन, हवा अपर्दन बच्चों, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले गलीज या रवाइंस को, जिसको अवनलिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो जो रवाइंस है वो देखो आप कुछ इस तरीके का ऐसे गड्ढा बन जाता है, ऐसे नालियां टाइप बन जाती है बच्चों, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रवाइंस या गलीज, मतलब कि चंबल रीजन के अंदर तो इसको रवाइंस बोलेंगे और नॉर्मल तरीके से इसको गलीज बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला? द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल एज गलीज, बहुत सारे से डीप से गड्ढे हो जाते हैं, इसको गलीज बोलते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बेड लैंड, है ना। ये अनफिट हो जाती है, मतलब कि इसके अंदर जो है हम खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बेड लैंड भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो आता है शीट इरोजन, जिसको चादर अपर्दन कहते हैं। तो क्या बोला कि समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, कहने का मतलब पानी जो है एक चादर की तरह से बहता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी को भी बहा के ले जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग शीट इरोजन बच्चों। आया समझ में? इसके बाद आता है हमारे पास विंड इरोजन, पवन अपवर्दन, मतलब कि बहुत ज्यादा जो तूफान आंधियां चलती है उसकी वजह से मिट्टी जो है बह के निकल जाती है, उड़ के चली जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विंड इरोजन, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, कि आखिर ये जो मिट्टी है इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसके बच्चों चार तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टूर प्लोइंग, समोच्च जुताई, है ना। दूसरा होता है टेरेस फार्मिंग, जिसको सोपान कृषि बोलते हैं, और तीसरा होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसको पट्टी कृषि बोलते हैं, और जो चौथा होता है वो होता है शेल्टर बेल्ट्स, मतलब रक्षक मेखला कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम लोग कॉन्टूर प्लोइंग को। तो क्या बोला कि प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर लाइंस कौन सी है? ये जो दिख रही है आपको, ये लाइन से दिख रही है, इसको कॉन्टूर लाइन कहते हैं, और इसके हिसाब से अगर हम जुताई करते हैं, प्लोइंग करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है। इसकी वजह से जो है फ्लोइंग ऑफ वाटर जो है वो डिसलरेट हो जाता है, मतलब कि इरोजन जो है वो भी कम होता है बच्चों। आता है टेरेस फार्मिंग, कहने का मतलब ये है कि जो पहाड़ होते हैं, जो स्लोप वाला एरिया होता है, उस पे स्टेयर, सीढ़ियां बनाकर खेती करना कहलाता है टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो क्या बोला? बाय डूइंग फार्मिंग बाय मेकिंग स्टेयर्स ऑन स्लोपिंग लैंड इज कॉल्ड अ टेरेस
फार्मिंग। ठीक है, समझते हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग को। तो देखो आप, बहुत बड़ा खेत होता है, उसके बीच में जो है स्ट्रिप बना दी जाती है, और ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टियां हैं, ये घास की होती है बच्चों। ठीक है, और ये क्या करती है कि जो हवाएं चलती है बहुत खतरनाक वाली, मतलब जो विंड चलती है, उसकी वजह से जो इरोजन होता है, उस इरोजन को ये कम करती है बच्चों। आई समझ में बात। और लास्ट आता है शेल्टर बेल्ट्स। तो देखो शेल्टर बेल्ट्स का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, इनको एक तरीके से जैसे खेत है ना, तो इस खेत के चारों तरफ जो है इस तरीके से पेड़ लगा दिया जाता है, शेल्टर के रूप में लगाते हैं। शेल्टर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग रक्षक मेखला। ठीक है, और इससे रक्षा किस चीज की होती है? जो विंड इरोजन होता है, जो बहुत तेज तेज पवन चलती है, हवाएं चलती है, जिसकी वजह से खेतों को नुकसान होता है, तो उस विंड इरोजन को और उस विंड से बचाने के लिए इन खेतों के चारों तरफ जो है इस तरीके के पेड़ लगा दिए जाते हैं, मतलब आड़ कर दी जाती है ना। और ये सबसे ज्यादा होता है राजस्थान के अंदर बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात बता दूं बच्चों, मैं साइंस भी पढ़ाता हूं और मैथ्स भी पढ़ाता हूं। साइंस और मैथ्स दोनों को ही मैंने ऐसे ही मजेदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रखा है, और उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाइए, देखिए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए बच्चों। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।